हेलो एवरीबॉडी, हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम डेली 45 क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 3 सेक्शंस में वो डिवाइडेड होने वाले हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक सेक्शन मैंने और रखा है ट्रैप जोन, जिसमें बस ऑप्शंस को घुमाएंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाएंगे ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि नीट इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, ये आपके क्वेश्चन के अप्रोच को भी टेस्ट करता है कि आप कैसे उसे अप्रोच करें। राइट, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे मॉडिफाइड हो सकते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे या फिर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे। एग्जैक्टली अगर एनसीईआरटी की लाइन नहीं भी हुई तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ज़रूर रहेंगे, क्योंकि नीट में भी आजकल ये चीज़ होने लग गई है। ईजी पेपर अगर आया हमारे लिए तो ठीक है, वेरी वेरी गुड फॉर अस कि सीधा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आएगा और हम कर देंगे। लेकिन इन केस, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम इमेजिन करें और थोड़ा हार्ड पेपर आ गया या फिर मॉडरेट लेवल का आ गया, तो वो कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा, क्योंकि एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस का। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको टॉपिक्स लिस्ट कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास वक्त है तो पहले ये टॉपिक पढ़ के आ जाओ 4 पेज, और फिर क्वेश्चंस पे आओ। अगर तुम्हारा हो चुका है, तुम्हें रिविजन करना है, तो सीधा क्वेश्चंस पे आओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला ब्लॉक इजी क्वेश्चंस का रहेगा, तो बी प्रिपेयर्ड, गियर अप। मैंने सब टॉपिक्स हर एक सेक्शन से पहले मेंशन किया, ताकि अगर आपने किसी सेक्शन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपको पता हो कि कौन सा सब टॉपिक वीक है और कौन सा आप जाके पढ़ना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दैट फर्स्ट इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। किस साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था जिसने बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या फिर एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था हर्शे एंड चेस के द्वारा, नहीं। वॉटसन एंड क्रिक, नो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, यस। ऑसवाल्ड डेवेरी, नो। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगी। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने एक एस स्ट्रेन लिया था, एक आर स्ट्रेन लिया था। एस स्ट्रेन का मतलब है स्मूथ और आर का मतलब है रफ। तो ये जो स्मूथ था, इसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये वायरुलेंट था, मतलब इन्फेक्ट कर रहा था जाके। ठीक है, और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था, मतलब ये जाके इन्फेक्ट नहीं करता था। तो एस स्ट्रेन क्या करता था, बैक्टीरिया को जाके मार देता था, और आर स्ट्रेन नहीं मारता था। आर स्ट्रेन देने के बाद भी बैक्टीरिया जिंदा रहता था, ठीक है, लाइव रहता था। तो इसमें इसने क्या देखा कि जब हीट से किल्ड एस स्ट्रेन ये डाल रहा है तो वो नहीं मर रहा है, तो उसकी डेथ नहीं हो रही है, वो अलाइव ही रह रहा है। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में इसका मतलब हीट ने एस स्ट्रेन के जो वायरुलेंट फैक्टर था उसको मार दिया है। ठीक है, लेकिन जब इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ में ऐड किया, दोनों को साथ में दिया, तो नॉर्मली तो क्या था, ना हीट किल्ड एस स्ट्रेन मार रहा था ना आर स्ट्रेन मार रहा था, तो इन्हें भी नहीं मारना चाहिए था। लेकिन इसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो एकदम अलग ही था, कि इससे डेथ हो गई थी। ठीक है, इससे बैक्टीरिया मर रहा था। तो क्यों? तो इससे हमें पता चला कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसे एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा है। ठीक है, और यही चीज़ जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है और उसे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रही है, उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया था। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट व्हेन हीट किल्ड वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वर मिक्सड विद लाइव नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड इंजेक्टेड इनटू माइस, तो रिजल्ट क्या था? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था हीट किल्ड को, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो इधर आ गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, जो वायरुलेंट फैक्टर था वो, तो सारे के सारे माइस मर गए थे, और जो माइस मरे उनमें से लाइव एस स्ट्रेन भी रिकवर हुआ था। ठीक है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी प्रूव द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वॉज। अब जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, तो उसने मतलब सब जो लोग थे उन्होंने एज्यूम किया कि अच्छा ठीक है, प्रोटीन होता होगा फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन फिर आए एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, और इन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटीन नहीं होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है।
ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब इन्होंने कैसे प्रूव किया था, तो इन्होंने एक तो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था कि क्या चीज़ है, दूसरा इन्होंने प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज तीनों चीज़ें डाली थी बैक्टीरिया में। ठीक है, अब इन्होंने जब प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन तो मर गया, तो हिसाब से तो अगर प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल था, अगर प्रोटीन ही वो चीज़ थी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो अब नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने देखा कि अब भी हो रही है और अब भी वो माइस मर रहे हैं। फिर इन्होंने आरएनएज डाला, तो अगर आरएनए वो मटेरियल होता जो जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, तो अब भी बैक्टीरिया नहीं मरना चाहिए, है ना, लेकिन अब भी बैक्टीरिया मरा। तो इन्हें पता चला अच्छा ठीक है, आरएनए भी वो चीज़ नहीं है। फिर इन्होंने डीएनएज डाला, तो इन्होंने देखा कि हाँ, डीएनएज डालते ही क्योंकि डीएनए ख़त्म हो गया, तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और अब बैक्टीरिया नहीं मरा, अब बैक्टीरिया अलाइव है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट है, इन एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टीज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनहिबिटेड ओनली व्हेन द एक्सट्रैक्ट वाज ट्रीटेड विद, तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया, व्हेन इट वाज ट्रीटेड विद डीएनएज तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया था। हर्शी चेज पे आते हैं, तो हर्शी चेज यूज्ड बैक्टीरियोफेज T2 इन देयर एक्सपेरिमेंट विच 2 रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स वर यूज्ड एज ट्रेसर्स। तो हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ मैं आपको पहले क्या था। तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया, फिर इन्होंने इसे बैक्टीरिया के पास छोड़ दिया। ठीक है, अब इन्होंने दो सिचुएशंस बनाई। पहली सिचुएशंस में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फरस इस बैक्टीरियोफेज में इंजेक्ट किया, दूसरी में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर इस बैक्टीरियोफेज में इंजेक्ट किया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फरस किया तो फॉस्फरस ने जाके डीएनए को स्टेन किया। ठीक है, डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया, और जब इन्होंने सल्फर डाला तो इसने जाके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया जो कि कैप्सूल में प्रेजेंट था। तो इसे याद कैसे रखेंगे कि डीएनए में पी नहीं आता तो उसमें फॉस्फरस, प्रोटीन में पी आ जाता है तो उसमें सल्फर। ठीक है, तो अब देखो पहली सिचुएशन, जब इसने फॉस्फरस डाला तो इसने डीएनए को स्टेन किया, अब ये डीएनए तो चला जाएगा ना बैक्टीरिया के जीनोम में, तो ये डीएनए बैक्टीरिया के उसमें चला गया। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से इन्होंने बैक्टीरियोफेज के कैप्सूल और जो अपना बैक्टीरिया था उन्हें सेपरेट कर लिया। तो बैक्टीरिया क्योंकि भारी था तो ये नीचे जम गया पैलेट में, नीचे जो जम जाता है उसे कहते हैं पैलेट, और जो ऊपर तैर रहा होता है उसे कहते हैं सुपरनेटेड। तो ये कैप्सूल तैरती रहेगी ऊपर। अब रेडियो एक्टिव तो अपना डीएनए था पहली सिचुएशन में, तो रेडियो एक्टिविटी मिली पैलेट में, मतलब नीचे। फिर दूसरी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, सल्फर डाला, तो सल्फर ने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया, मतलब कैप्सूल को रेडियो एक्टिव बनाया। अब डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इस केस में हमें पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिली। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन है, हर्शी एंड चेज यूज बैक्टीरियोफेज विच 2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वर यूज्ड। तो फॉस्फरस एंड सल्फर हमने अभी अभी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, इन हर्शी एंड चेज आफ्टर ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ई कोलाई विद फॉस्फरस लेबल्ड फेज T2 रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड। तो हमने देखा कि फॉस्फरस ने क्या किया, जाके डीएनए में एम्बेड हो गया और डीएनए बैक्टीरिया में चला गया और बैक्टीरिया नीचे हमें मिले पैलेट में। तो इस जगह पे रेडियो एक्टिविटी सिर्फ पैलेट में मिलेगी। देखो मैंने जहाँ पे भी आपको करेक्ट आंसर दिया है वहाँ पे साथ में एनसीईआरटी का पेज नंबर भी रेफ़र किया है, तो अगर कन्फ्यूजन लगे वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी का वो पेज खोलो, रिवाइज करो, फिर वापस आ जाओ। ठीक है, इन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट फेज लेबल्ड विद S35 कोट was used to infect bacteria after centrifugation. S35 रेडियो एक्टिविटी वॉज मोस्टली फाउंड इन द, तो हमने देख लिया था सल्फर ने कैप्सूल को स्टेन किया, कैप्सूल ऊपर थी तो सुपरनेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल और चारगाफ्स रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, एक तो इन्होंने बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये हमेशा रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली। दूसरा इन्होंने वो दिया था जो अपना सेंट्रल डॉगमा होता है। अब सेंट्रल डॉगमा क्या होता है कि ये डीएनए है, ये खुद की ही कॉपीज़ बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलेंगे। ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा नीट में आता है। डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर चारगाफ्स रूल क्या था, तो चारगाफ ने कहा था कि एडिनोसिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने जी हैं उतने ही सी होंगे, ठीक है। तो इसका रूल बेस यही बोलता है कि ए जी को ऐड कर दो और टी सी को ऐड कर दो, ये हमेशा इक्वल रहेगा, या फिर बोलो ए प्लस जी बाई टी प्लस सी हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। ये था चारगाफ्स रूल, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया एडेनिन प्लस गुआनिन बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एडेनिन बाय गुआनिन था क्या? नहीं। एडेनिन बाय साइटोसिन नहीं। साइटोसिन बाय थाइमिन नहीं। अब एडेनिन गुआनिन इन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स। और सी और टी को हम क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन्स, ठीक है। इसमें एक यूरेसिल भी आ जाता है जो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो कट इज पायरिमिडीन एंड एजी इज प्यूरिन, ठीक है। यूरेसिल आरएनए में थाइमिन की जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डीएनए डबल हेलिक्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर, कि जो 2 चेन होती हैं वो कैसी होती हैं? तो पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ए के अपोजिट में टी, जी के अपोजिट में सी। तो आप आंसर कर दोगे ये, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो पहला स्ट्रैंड होता है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब ये वाला उल्टा होके यहाँ पे लगा है, तो ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन वो आपको पैरेलल एंड आइडेंटिकल ही देगा सॉरी, ताकि आप सीधा इधर आके टिक करो, लेकिन नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन आपको एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री पे टिक करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल इज इनकरेक्ट, कि वाटसन क्रिक का कौन सा मॉडल इनकरेक्ट है? 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, सही लग रहा है मुझे ये। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। द बैकबोन इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट, ये भी सही है। गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी सही है। तो गलत है ये वाला। क्यों गलत है? क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ही पेयर करता है वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब थोड़ा सा हम बी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है। तो ये होती है अपनी शुगर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तब, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा शुगर फॉस्फेट है, और इससे ही बैकबोन बनी है डीएनए की। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस अटैच होते हैं, लेकिन वो तो बाहर की तरफ ही निकले हुए रहते हैं डीएनए से, ठीक है। तो जो बैकबोन है वो हमेशा शुगर फॉस्फेट से ही बनती है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द पिच ऑफ बी फॉर्म डीएनए डबल हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ही आंसर करेंगे, ओके। याद करने की चीज़ है 3.4 नैनोमीटर विद 10 बेस पेयर्स पर टर्न। हर टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और टोटल इसकी लेंथ होती है, ये टर्न है, ये एक टर्न है, इसकी लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर, और इसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। विच बेसिस आर क्लासिफाइड एज प्यूरिन्स, तो इसकी हमने अभी अभी बात कर ली थी, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। अ डीएनए स्ट्रैंड हैज सीक्वेंस 5 प्राइम दिस, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिटन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसने हमें बता रखा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ए टी सी जी टी ए है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना 1 मिनट दे दो उस क्वेश्चन को। 5 प्राइम के अपोजिट में 3 प्राइम लिखो, 3 प्राइम के अपोजिट में 5 प्राइम लिखो, ए के अपोजिट में टी लिखो, टी के अपोजिट में ए लिखो, सी के अपोजिट में जी, जी के अपोजिट में सी, अगेन ए अगेन टी। तो हमारा ये सीक्वेंस बन गया जो हमारा पहला ऑप्शन है। हम ये टिक कर देंगे और फिर से ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में बताओ, ठीक है। तो हमें इसे उल्टा रीड करके बताना है। 5 प्राइम टी ए सी जी ए टी ए जी सी ए टी नहीं, टी ए सी जी ए टी, यस। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नीट में आप देख रहे हो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ सबको सॉल्व करनी आती है, लेकिन हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो ऑप्शंस में कंफ्यूज करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी PYQ है, ओके। नेक्स्ट हम डीएनए पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ पहले। तो क्या होता है कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। 8 कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4, इन सब के 2-2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल हो गए 8, इन्होंने बनाया हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप कर जाता है डीएनए, और ये जो डीएनए रैप करता है इसमें प्रेजेंट होते हैं 200 बेस पेयर्स, ठीक है। और फिर साइड में इसे लिंक करने के लिए आ जाता है H1 हिस्टोन,
ठीक है। तो H1 हिस्टोन इसका पार्ट नहीं है, ये इससे बस लिंक करने में आया। अब बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा, पांचवा, और ये मिल के बनाएंगे क्रोमेटिन, ठीक है। और क्रोमेटिन का अपीयरेंस दिखेगा हमें मोतियों की माला जैसा, और उसमें मोती होंगे, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है बड़े बड़े ये, और इन्हें आपस में जोड़ के रखने का काम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मोतियों की माला, तो उसे बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, जिसमें बीड्स हैं, ये जो अपना न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये जो ऑक्टामर है ये, ठीक है। साथ में इसे जो आपस में जोड़ के रख रहा है वो है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स, नॉन NHC प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक क्रोमेटिन रिप्रेजेंट्स DNA wrapped around RNA, नहीं। न्यूक्लियोसोम्स DNA wrapped around हिस्टोन ऑक्टामर, यस। DNA wound around नॉन हिस्टोन, नहीं। नॉन हिस्टोन बस उन्हें बीच में असेंबल करने के काम आते हैं। नेकेड DNA स्ट्रेच बिटवीन कंडेंसिन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियोसोम। तो इसकी तो मैंने अभी बात की थी, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्लस 200 बेस पेयर DNA। फिर भी हमें बचे हुए ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक 2 मॉडरेट क्वेश्चंस का होगा। देखो मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ कि सारे ऑप्शंस पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, क्योंकि नीट बोलता है कि बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। कई बार वो आपको सारे ऑप्शन सही दे देगा, ठीक है, चारों के चारों सही होंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा जो सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हमेशा पढ़ने ही पढ़ने हैं। DNA रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, मिज़ेल्सन एंड स्टाहल। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले ही। तो मिज़ेल्सन एंड स्टाहल ने क्या कहा था कि DNA रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। इसका मतलब क्या होता है कि ये मान लो DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये आगे जाके रेप्लिकेट करेंगे, इन्होंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में स्ट्रैंड बना लिए, ठीक है। मैं इसे रेड से मार्क कर रही हूँ, जो पहले से स्ट्रैंड है ये है, ये है। अब आगे जब ये वापस रेप्लिकेट करेगा ना, तो क्या करेगा, ये टोटल 4 स्ट्रैंड्स को यूज़ करेगा और इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जिसमें से 2 स्ट्रैंड्स तो यही होंगे जो अपने रेड वाले स्टार्टिंग से आ रहे हैं, बचे हुए 2 स्ट्रैंड्स होंगे ये, ठीक है। और अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएंगे नए स्ट्रैंड्स। आ गया समझ में। अब जब ये फिर से डिवाइड करेगा तो ये जो नए स्ट्रैंड्स हैं ये इन्हें भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में स्ट्रैंड्स बनाता रहता है और उन्हें आगे यूज़ करता रहता है। इसी को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मिज़ेल्सन एंड स्टाहल ने ये कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने N15, ये क्या है, हैवी नाइट्रोजन का आइसोटॉप है, हैवी नाइट्रोजन आइसोटॉप, उन्होंने ये एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि इस बैक्टीरिया को N14 के मीडियम में छोड़ दिया, जिधर सिर्फ लाइट नाइट्रोजन आइसोटॉप ही प्रेजेंट था। तो अब इस बैक्टीरिया को ये वाला उठाना पड़ेगा DNA बनाने के लिए, है ना, ये वाला स्ट्रैंड ये उठाएगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का DNA कुछ ऐसा था जो N15 से बना हुआ था। अब इसने जब पहला डिवीजन किया, ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई में किया गया था। ई कोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब बहुत जल्दी रेप्लिकेशन हो जाता है, इसलिए हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल गए, इसलिए ई कोलाई में किया गया था। तो अब 20 मिनट बाद जब इसने देखा तो ये वाले N15 तो प्रेजेंट थे ही, साथ में जो नाइट्रोजन 14 है उसके स्ट्रैंड्स आ गए, ठीक है। अब इसने 20 मिनट बाद फिर से ऑब्जर्व किया। 20 मिनट बाद जब इसने देखा तो इसने क्या देखा कि 2 जो पहले वाले थे वो तो है ही, साथ में जो 2 नाइट्रोजन 14 के आ गए, उन्होंने भी अब अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया है, नए स्ट्रैंड्स बनाना, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा बन गया ये। फिर 20 मिनट तक वेट किया, फिर 20 मिनट बाद देखा, तो अब जो अगली 20 मिनट में इसे देखने को मिला वो क्या था कि ये तो 2 ही हैं अभी तक भी, N15 के स्ट्रैंड्स तो 2 ही हैं, और N14 के टोटल कितने हो गए, 6 स्ट्रैंड्स, 1 2 3 4 5 6। तो अब 6 स्ट्रैंड्स N14 के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लू पेन से 1 2 3 4 5 6, और इनके कॉम्प्लीमेंट्री में एक एक स्ट्रैंड और लगा दो। अब क्योंकि मीडियम N14 का है तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी लाइट ही आएगा, N14 ही आएगा, ठीक है। तो अब बन गया कुछ ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 DNA बन गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 हाइब्रिड हैं। अब हाइब्रिड किसे बोल रहे हैं हम, तो ये जो जिसमें सिर्फ हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये हैवी आइसोटॉप है, जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है, हैवी भी और लाइट भी, ये वाला हाइब्रिड DNA है, और जिसमें सिर्फ लाइट प्रेजेंट है ये वाला लाइट DNA है। तो जब इसे हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं ना तो कुछ ऐसी फाइंडिंग आती है, जो हैवी वाला होता है वो नीचे सेटल कर जाता है, तो नीचे हमें सिर्फ हैवी आइसोटॉप देखने को मिलेगा। जो हाइब्रिड है वो बीच में आ जाता है, क्योंकि उसमें N15 14 दोनों है, तो वज़न ज़्यादा भी और कम भी है, और जो लाइट वाला है वो ऊपर ही ऊपर आ जाता है। तो उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन से ही पता चला कि हाइब्रिड DNA आ रहा है, लाइट DNA आ रहा है, हैवी DNA आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो
तो द मीजल्स एंड स्टाहल प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया वर ग्रोन इन N15 मीडियम एंड देन ट्रांसफर टू N14 आफ्टर 1 जनरेशन डीएनए डेंसिटी क्या होगी। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि एक जनरेशन के बाद क्या हो रहा था। तो एक जनरेशन के बाद दोनों हाइब्रिड बन जा रहे थे 20 मिनट के बाद, ठीक है। तो दोनों हमें हाइब्रिड देखने को मिलेंगे, ऑल हाइब्रिड, एक इंटरमीडिएट बैंड बनेगा बस, ठीक है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन से रूल आउट करो अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं भी आ रही है कभी तो हम इसमें वो वाली अप्रोच यूज़ करके देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज मतलब ये पॉली का कुछ तो करेगा। पॉलीम का मतलब होता है रेप्लिकेशन की, ये कॉपी बनाता रहेगा अपनी। डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है लाइगेट करना। तो लाइगेट करने वाला तोड़ेगा तो कैसे? तो डीएनए लाइगेज का काम होता है जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है ना अपना, उसके फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। फिर प्राइमेज, प्राइमेज मतलब प्राइम कुछ तो की शुरुआत कर रहा है। तो ये आरएनए प्राइमर को ला के रखता है रेप्लिकेशन के टाइम पे, क्योंकि डीएनए खुद से कभी भी पॉलीमराइज नहीं कर सकता है। उसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग सीक्वेंस चाहिए, फिर वो आगे खुद से पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा। जो वो उसका 3' OH बॉन्ड होता है वहाँ से वो फॉस्फेट को बाइंड करेगा और आगे कंटिन्यू रखेगा। लेकिन पहले उसे चाहिए कुछ जो स्टार्ट करवाए, तो वो होता है आरएनए प्राइमर और उसे ला के देता है प्राइमेज, ठीक है। फिर आता है हेलिकेज। तो हेलिकेज हो सकता है, हाँ ज़रूर हो सकता है। हेलिकेज का मतलब ही यही है, ये डीएनए हेलिक्स है अपना। तो हेलिक्स को तोड़ने का काम कौन करेगा? हेलिकेज। एज का मतलब होता है एंजाइम और हेलिक्स को तोड़ने वाला हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। साथ में देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये तुम ऐसा समझो कि कोई गुथी हुई चोटी है। अब गुथी हुई चोटी को तुम यहाँ से खींचोगे खोलने के लिए, तुम खींचोगे तो ये ऊपर से टाइट होती जाएगी ना, और अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो तुम आगे जाके उसे खोल भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए, इससे उसे बचाने के लिए एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज, जो कि उसे आगे मतलब फर्दर कॉइल होकर अपनी टेंशन इंक्रीज करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाली क्या चीज़ थी ये भी मैं बता देती हूँ एक बार। तो ये जो होते हैं ना एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनके बीच में ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है। तो इन्हें तोड़ने का काम ही कर रहा है हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। तो हाँ ये यूनिवर्सल चीज़ है, हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा। डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 3' OH एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। तो हाँ ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, यही होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक चेन होती है जिसके यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है 3' पे और यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है 5' पे। ये दोनों जुड़ते हैं, इसीलिए ये आगे से आगे 5' से 3' डायरेक्शन में ही चलता है, ठीक है। इधर फॉस्फेट है ही 5' पे और ये 3' से फिर से जुड़ेगा, ठीक है। तो 5' से 3' में ही हमेशा चलेगा, क्योंकि 3' में OH होता है और वो हमें चाहिए होता है चेन को ग्रो करने के लिए। तो दोनों सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये देखो जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो कुछ ऐसे होता है। तो ये जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होता है, इसके अपोजिट में तो इसे 5' 3' सीक्वेंस मिल गया, तो इसके अपोजिट में तो ये मस्त ऐसे सिंथेसाइज हो जाता है। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड अब होता है 3' to 5'। अब इसके अपोजिट में इसे ऐसे सिंथेसिस होना चाहिए, लेकिन इधर 3' to 5' है। 3' to 5' कभी भी डीएनए सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, जैसे डीएनए मान लो इतना सा खुला तो भाग के ये ऊपर चला जाएगा, है ना। और यहाँ से 5', यहाँ पे इसका एंड 5' बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे बना देगा। फिर जैसे ही डीएनए और खुलेगा ये और ऊपर भाग जाएगा और ऐसे बना देगा, और ऊपर और ऐसे बना देगा। तो इनके बीच बीच में जगह छूट जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर ये फ्रेगमेंट्स में बन रहे हैं ना, तो इसी को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और इन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय विच एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ये तो बढ़ाने में काम करता है। हेलिकेज नहीं, ये हेलिक्स को तोड़ने के काम करता है। लाइगेज हाँ, ये लाइगेट करने के काम आता है, ठीक है। द आरएनए प्राइमर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ये भी हमने पढ़ लिया था, आरएनए प्राइमर कौन लेके आता है? प्राइमेज लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इकोलाई विच एंजाइम रिमूव्स द आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नीट ने पूछा हुआ है। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो हमने बोला कि एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है जो डीएनए को मतलब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा दे, फिर ये खुद से अपना रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब डीएनए बन के तैयार हो गया तो उसके एक स्ट्रैंड पे एक तरफ आरएनए प्रेजेंट रहेगा, तो ये तो डीएनए नहीं हुआ, ये तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो गया। इसीलिए इस आरएनए को हटाना होता है। इस आरएनए को हटा के इसकी जगह भी डीएनए आता है। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला काम ये कौन सी एंजाइम ने किया है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो लाइगेज तो देखो कभी नहीं करेगा, लाइगेज तो जो टूटी हुई फ्रेगमेंट्स है उन्हें जोड़ने का ही काम करेगा, और हेलिकेज हेलिक्स को खोलने का ही काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का ही काम करेगा। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो पॉलीमरेज थर्ड या फिर पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसमें देखो, जो पॉलीमरेज थर्ड होता है और जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उनकी दो एक्टिविटी सेम होती है। एक तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। दूसरा, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में आके प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ खराब हुई तो उसे हटा देंगे। इसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग करते हैं, कुछ भी खराब है तो उसे एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी से हटा देते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि डीएनए में अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल सीक्वेंस से ऑल्ट्रेशन आ गया तो म्यूटेशन हो जाएगी, और म्यूटेशंस अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाए तो हार्मफुल होती है। थोड़ी बहुत हो तो हाँ ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो हार्मफुल होती है, ठीक है। इसीलिए प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत होती है। अब ये दोनों ही काम, पॉलीमराइजेशन का और प्रूफ रीडिंग का, डीएनए पॉलीमरेज 3 भी कर सकता है और 1 भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आरएनए को हटाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में जाके एक्सोन्यूक्लिएज वाला काम कर सके, हटाने वाला काम कर सके और आरएनए को हटा दे। तो वो काम सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 कर पाता है, 3 में वो वाली एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग पे आते हैं। तो हिस्टोन क्रोमेटिन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। विच हिस्टोन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल बट इंस्टेड एक्ट्स एज अ लिंकर हिस्टोन। तो डायग्राम बना के मैंने बताया था, इसमें 8 प्रोटीन्स होते हैं और एक लिंकर हिस्टोन होता है। लिंकर वाला होता है H1, ठीक है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। दिस चार्ज अराइजेज फ्रॉम हाई कंटेंट ऑफ विच एमिनो एसिड। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 105 पे जाके ढूंढ लेना, लाइसिन एंड आर्जिनिन टॉप पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, नहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ये आजकल नीट में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। द 30 nm क्रोमेटिन फाइबर इज फॉर्म्ड बाय फर्दर कॉइलिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम चेन। न्यूक्लियोसोम चेन एक दूसरे पे कॉइल होती है और क्रोमेटिन बनाती है। एनसीईआरटी की लाइन है, सही लाइन है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस हायर ऑर्डर पैकेजिंग। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था। तो हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए और डिफरेंसेस इन फॉर्म ऑफ आरएनए हम देखेंगे। विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन लिविंग सेल्स अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइट हैंडेड हेलिक्स विद 10 बेस पेयर्स पर टर्न। अब देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि वैसे एनसीईआरटी पे बेस्ड है लेकिन वैसे नहीं भी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज़ दी है कि राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, 10 बेस पेयर पर टर्न होती है डीएनए में, लेकिन ये चीज़ कहीं पे भी नहीं दी है कि ए डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए क्या होता है, सी डीएनए क्या होता है। हालांकि बी डीएनए हमें कहीं पे देखने को मिल सकता है, मॉड्यूल्स में तो स्पेशली दिया ही होता है। तो एक तो सीधा ये वाली अप्रोच लगाओ कि हमारा बी डीएनए सुना हुआ है तो आंसर तो बी डीएनए ही होगा, ठीक है। इसका आंसर बी डीएनए ही है, लेकिन मैं एग्जैक्ट रीज़न आपको बताती हूँ। तो बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, उसमें 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। ए डीएनए में क्या होता है, ये भी होता है राइट हैंडेड हेलिक्स ही है, लेकिन इसमें 11 बेस पेयर्स पर टर्न प्रेजेंट होता है। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड ही होता है, जेड है ही उल्टा सही, तो ये लेफ्ट हैंडेड होगा। सी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, लेकिन इसमें 9.3 बेस पेयर्स पर टर्न ही होते हैं, ठीक है। तो ए पहला वर्ड है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस पेयर्स, फिर बी में उससे कम, सी में उससे कम, और जेड तो लेफ्ट हैंडेड ही हो गया। इससे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फीचर्स। डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज, आरएनए हैज़ राइबोज। सही बात है, आंसर कर दो, लेकिन नहीं, हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। डीएनए हैज़ थायमिन, आरएनए हैज़ यूरेसिल, ये बात भी सही है। डीएनए में जहाँ पे थायमिन होता है, आरएनए में उसी जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सही है। डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज थायमिन एंड इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए हैज़ राइबोज यूरेसिल। तो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये है जो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। टेलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन यूज्ड विशिया फाबा, रूट टिप्स एंड रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इसने किस चीज़ का एविडेंस दिया था? तो ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मिजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी एक्सपेरिमेंट को टेलर ने विशिया फाबा पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन के साथ किया। तो इसने भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
फिर एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन रेप्लिकेशन हम देखेंगे। तो द एंजाइम दैट रिवील्स द टॉर्शनल स्ट्रेस सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इज, तो मैंने ये बताया था कि आगे चोटी को ज़्यादा टाइट कौन नहीं होने देता, टॉपो आइसोमेरेज नहीं होने देता, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, हाउ मेनी ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट इन ई कोलाई क्रोमोसोम। तो अब देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट जिसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से स्टार्ट होगा, जिसे हम ओरी साइट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्योंकि क्रोमोसोम ही एक ही होता है तो उन्हें एक ही ओरी साइट की ज़रूरत है, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं तो उन्हें मल्टीपल साइट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो हर जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके और थोड़ा क्विकली हो सके। एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो अपना 2.2 मीटर का डीएनए होता है, कब तक ही कवर हो पाएगा, इसलिए यूकैरियोट्स में मल्टीपल होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है। इसने हमसे पूछा ई कोलाई में, ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोट है, तो उसमें सिंगल ओरी साइट प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए पॉलीमरेज इज करेक्ट, इट कैन सिंथेसाइज डीएनए इन बोथ 5' to 3' एंड 3' to 5'। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 5' to 3' कर सकता है। इट रिक्वायर्स अ फ्री 3OH ग्रुप टू बिगिन डीएनए सिंथेसिस, हाँ ये हम शुरू से बात करते हैं, चाहिए होता है। इट कैन इनिशिएट न्यू डीएनए चेन्स विदाउट अ प्राइमर, नहीं प्राइमर की तो ज़रूरत है। इट सिंथेसाइजेज द आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, नहीं, पहले से ही बना हुआ ही होता है आरएनए प्राइमर, तो वही लग के आता है, ठीक है। अब हम आते हैं हार्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना है, पूरा अटेंशन रखो, क्योंकि आजकल पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कैसा भी आ सकता है, तो इस सेक्शन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अ रिसर्चर फाउंड दैट अ न्यूली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म हैज़ द फॉलोइंग बेस कंपोजिशन इन इट्स डीएनए, A 30%, T 30%, G 20%, C 20%. If treated with alkali, the organism's genetic material degrades completely. What type of genetic material does this organism likely have? तो देखो, सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला होता है चारगाव्स रूल का, A T के बराबर होना चाहिए, G C के बराबर होना चाहिए, क्या ये वो फॉलो कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। ये चारगाव्स फार्मूला हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही लगता है, तो इसकी पहली लाइन पढ़ते ही हमें आंसर कर देना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो आगे की लाइन है कि एल्कलाई से ट्रीट किया तो ये कम्प्लीटली डिग्रेड हो गया, ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली अगर सिर्फ तुम्हें ये लाइन दी जाए कि एल्कलाई से ट्रीट किया और कम्प्लीटली डिग्रेड हो गया, तो इसका आंसर होगा आरएनए, क्योंकि आरएनए कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है। लेकिन डीएनए भी पार्शियली डिग्रेड होता है और कुछ केसेस में कम्प्लीटली डिग्रेड हो सकता है, और क्योंकि पहले की सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली फेवर कर रही है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसलिए इसका आंसर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन आर ऑल करेक्ट। रेप्लिकेशन बिगिंस साइमल्टेनियसली एट मल्टीपल ओरिजिन्स, तो यूकैरियोटिक है, तो हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर लॉन्गर देन इन प्रोकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स में जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट से लंबे होते हैं, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये चीज़ आपकी अभी नहीं पढ़ी हुई है, तो एक बार के लिए इसे होल्ड पे रख दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड कॉन्करेंटली ड्यूरिंग एस फेज टू पैकेज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, तो हाँ ये बात एकदम सही है, क्योंकि साथ के साथ में ही रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन हमेशा चलना चाहिए, वरना पता चला कि सेल डिवीजन नहीं हुआ रेप्लिकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, एक ही मतलब सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, इसलिए ये हाँ एस फेज के टाइम पे साथ साथ ही चलता रहता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो इससे हम सीधा आंसर कर पाएंगे 1, 3 एंड 4। अब हमें जस्टिफाई करना है सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट को। तो देखो, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो ये कह रहा है कि यूकैरियोट्स में लॉन्गर होते हैं देन इन प्रोकैरियोट्स, तो ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में ओकाज़ाकी लंबे होते हैं, यूकैरियोट्स में ओकाज़ाकी छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छी पैकिंग चाहिए, अपना न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, ठीक है, और डीएनए बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत बड़ी बड़ी फ्रेगमेंट्स होंगी तो वो तो कॉइल भी नहीं हो पाएंगे ना, तो बहुत छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स होती है ताकि कॉइलिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में यूकैरियोट्स में छोटी जो फ्रेगमेंट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो गई। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इज प्राइमरी पॉलीमरेज फॉर लैगिंग स्ट्रैंड इन यूकैरियोट्स, तो ये बात सही है। देखो जैसे हमने ई कोलाई में पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, वैसे ही ह्यूमंस में होता है एप्सिलॉन, डेल्टा, ये सब, ठीक है। तो डेल्टा का काम होता है लैगिंग स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन कराना, एप्सिलॉन का काम होता है लीडिंग स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन कराना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो ये आपको याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन को भी हम सिर्फ रूल आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये हिस्टोन्स वाले में, ठीक है, फिर अपना हो जाएगा।
इन द ह्यूमन जीनोम द टोटल डीएनए लेंथ पर हैप्लॉइड सेट इज़ 1 मीटर। ये रफली 1 मीटर बोल रहा है, वैसे 2.2 मीटर्स होता है हमें पता है, लेकिन इसने हैप्लॉइड सेट ही लिया, डिप्लॉइड में 2.2 मीटर होता है, तो हैप्लॉइड में रफली 1 मीटर हो गया। दिस डीएनए इज पैकेज्ड इनटू अ न्यूक्लियस दैट इज ओनली 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब 6 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 6 × 10⁻⁻⁶। तो ये बोल रहा है कि पैकेजिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर 10⁻⁻6 की चीज़ में तुम्हें कोई 1 मीटर की चीज़ घुसानी है तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 10⁻6। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बेसिक सी मैथ्स है और क्वेश्चन बहुत गलत कर सकते हैं ये बच्चे, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब हम आएंगे जिसमें ऑप्शंस और क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्टेटमेंट्स ही हमें कंफ्यूजिंग होती हैं, जिससे हमें कंफ्यूज नहीं होना। इन मिज़ल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया वर ग्रोन इन N15 मीडिया और फिर N14 में डाल दिया था, तो 4 जनरेशन के बाद रेप्लिकेशन कैसा दिखेगा। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको सीधी ट्रिक बता रही हूँ सॉल्व करने की, उधर तुम सारे डायग्राम बनाने नहीं बैठोगे। मैंने आज तुम्हें वो समझा दिया था कॉन्सेप्ट कि कैसे किया जाता है, लेकिन जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। देखो स्टार्टिंग में N15 के 2 ही स्ट्रेंड्स रहेंगे, तो लास्ट तक N15 वाला तो सिर्फ 2 रहेगा और N15 वाला हमेशा N14 के साथ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिड तो बन ही जाएगा। तो 2 फ्रेगमेंट्स हमेशा हाइब्रिड होंगे, चाहे कोई सी भी जनरेशन हो। फर्स्ट जनरेशन है तो सिर्फ 2 हाइब्रिड होंगे, आगे के जनरेशन्स में 2 हाइब्रिड होंगे, बचे हुए सारे लाइट होंगे। अब 4 जनरेशन के बाद तुम्हें सबसे पहले फिगर आउट करना है कि टोटल कितने डीएनए बन जाएंगे, कितने रेप्लिकास बन जाएंगे। तो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में टोटल 16 है, जिसमें से 2 हाइब्रिड है और बचे हुए 14 लाइट है। आ गया समझ में। तो ये बन गया 1/8 हाइब्रिड और 7/8 लाइट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन बिटवीन। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये शुगर होती है, ये फॉस्फेट होता है जो 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है, ये OH होता है जो 3 प्राइम पे प्रेजेंट होता है। अगले का फॉस्फेट आएगा, इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो इधर बन जाता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो बना कहाँ पे है, ये वाला 5 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम के बीच में। तो 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम OH ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ट्रैप जोन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब कि कौन सा करेक्ट है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा इधर लिख लो, नॉट इनकरेक्ट तो करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट होते हैं, नहीं गलत हो गया इधर ही। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट होते हैं, गलत। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब अलाइव आर स्ट्रेन के साथ हुआ तो आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाद में प्रोटीन ही आइडेंटिफाई किया था ग्रिफिथ ने, नहीं। ये 3 साइंटिस्ट आए थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, और उन्होंने बताया था कि डीएनए होता है। ठीक है, हर्शी चीज़ में S35 यूज़ किया गया है बैक्टीरियोफेज को लेबल करने के लिए और P32 प्रोटीन कोड के लिए। तो सुपर नेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, तो ये क्या बता रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या ये चीज़ सही है? तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखो कि रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ में दी है, तो सल्फर में दी है। तो सल्फर रेडियो एक्टिव है, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, मतलब कैप्सूल। तो हाँ, सुपर नेटेंट में रेडियो एक्टिविटी आएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो द एक्सपेरिमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड द कंक्लूजन इज करेक्ट। उसने यही 2 यूज़ किए थे, हाँ यही किए थे, बैक्टीरियोफेज में ही किए थे, हाँ ठीक है। जो एस था वो डीएनए को ही लेबल कर रहा था, जो फॉस्फेट था वो प्रोटीन को ही लेबल कर रहा था, नहीं, ये वाली चीज़ है गलत। पी मैंने आपको बताया था डीएनए में पी नहीं आता, तो पी डीएनए को लेबल करता है, तो ये डीएनए को लेबल करेगा। और एस में पी नहीं आया तो अब प्रोटीन का पी हमें ले लेना है, और एस प्रोटीन को करता है। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल सही दी है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में लाइन दी है ये इन्होंने गलत दे दी। ठीक है, तो द एक्सपेरिमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड कंक्लूजन इज करेक्ट, नहीं, एक्सपेरिमेंट सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया। एस लेवल प्रोटीन, पी लेवल प्रोटीन, द डिस्क्रिप्शन इज रिवर्स्ड बट द कंक्लूजन इज स्टिल करेक्ट। ये बोल रहे हैं कि एस तो डीएनए के लिए नहीं होगा, प्रोटीन के लिए होगा, और पी डीएनए के लिए होगा। तो हाँ, ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि कंक्लूजन सही बताया है, लेकिन बस एस और पी को रिवर्स कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन इज 3 while एडेनिन एंड थायमिन आर हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कौन सा सही है? तो देखो इसमें इसने मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में पूछा है कि 80 rich regions have a high melting temperature, GC have a high melting temperature, both have the same temperature, 80 are stronger than GC due to more hydrogen bonds.
ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, 80 में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ही नहीं, 2 ही हैं। अब ये 3 बचे कि मेल्टिंग टेम्परेचर। अब मेल्टिंग टेम्परेचर देख के डर नहीं जाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। गुआनिन साइटोसिन में 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या 2? ऑब्वियसली 3। तो इससे हमें मेल्ट करने में ज़्यादा जोर आएगा या इससे मेल्ट करने में ज़्यादा जोर आएगा? तो मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। तो 80 रिच रीजन्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा? नहीं, GC रिच रीजन्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चारगाफ्स रूल इन डबल स्ट्रैंडेड DNA विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रूल? A+T/G+C = 1। प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के इक्वल होता है, बिल्कुल सही, और ये आंसर हो गया गलत। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, A+T/G+C नहीं होता, A+G/T+C = 1 होता है, ठीक है। ये वाला जो रेशियो है ये तो कांस्टेंट रहता है, हाँ, और हर स्पीसीज़ में चेंज होता रहता है, ठीक है, स्पीसीज़ के हिसाब से कांस्टेंट होगा, ठीक है। A = T, G = C, बट A+T/G+C कैन वेरी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो हाँ, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। A G के बराबर होता है क्या? नहीं, A/G ये वाला तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन इन N14 मीडियम हाउ मेनी हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट? तो मैंने आपको बताया हाइब्रिड हमेशा कितने होंगे? 2, ठीक है, तो डायरेक्टली होंगे ये क्वेश्चन सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोसोम इज करेक्ट? H1 हिस्टोन इज पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर कोर ये वाला गोला था, तो इसमें था क्या H1? नहीं था, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने सीधे कट गए। अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA इज एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियोसोम यूनिट, तो हाँ ये सही बात है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ड्यू टू देयर बेसिक एमिनो एसिड है, तो नेगेटिवली चार्ज कैसे होंगे? गलत है, हिस्टोन्स तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं लाइसिन और अर्जिनिन की वजह से। बीट्स ऑन स्ट्रिंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, तो हाँ ये बात सही है, ठीक है, तो अपनी सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। Next, the enzyme DNA polymerase III in E. coli can synthesize DNA in 3' to 5' direction to a copy 5' to 3' template. This statement is, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, तो इस पर ध्यान देना है कि DNA polymerase III जो E. coli में होता है वो DNA को 3' से 5' डायरेक्शन में बना सकता है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत हो गई, 3' से 5' में कभी भी DNA polymerase हो ही नहीं सकता है, 5' to 3' में ही होगा, ठीक है। दूसरा अपना है डायरेक्शन टू कॉपी अ 5' 3' टेम्पलेट। अच्छा चलो, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, सीधा सीधा पता चल गया कि नहीं ये गलत है, DNA 3' to 5' में सिंथेसिस हो ही नहीं सकता है, तो इनकरेक्ट, ठीक है, 5' to 3' में ही बनेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन प्रोकैरियोट्स RNA इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल, व्हाइल इन यूकैरियोट्स DNA सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रोकैरियोट्स में RNA होता है और यूकैरियोट्स में DNA होता है। ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अपन सोच ही लेते हैं कि प्रोकैरियोट है तो RNA होता होगा, यूकैरियोट है तो DNA होता होगा। नहीं, जेनेटिक मटीरियल हमेशा DNA ही होता है, ठीक है। During DNA replication in eukaryotes, the leading strand is synthesized continuously in 3' to 5' direction. हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो कंफ्यूजिंग है। तो DNA स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में बनता है, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, 3' to 5' में कभी बन ही नहीं सकता है, 5 to 3 ही होगा हमेशा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, वाइल लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है वैसे तो। अब ये कह रहा है एरर बताओ, नो एरर, बोथ डायरेक्शंस आर करेक्टली स्टेटेड, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, पहली लाइन तो गलत ही है। द लीडिंग स्ट्रैंड डायरेक्शन इज रॉन्ग, इट इज सिंथेसाइज्ड इन 5'3" नॉट 3'5", तो ये बात सही है। बोथ डायरेक्शंस आर स्टेटेड इनकरेक्टली, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड 5 to 3। अब देखो ये वाली चीज़ भी सही है, ओनली द लैगिंग स्ट्रैंड डायरेक्शन इज रॉन्ग, इट इज सिंथेसाइज 3' to 5', तो ये तो सीधी गलत होगी। ये 2 स्टेटमेंट्स है जो अपनी सही आ रही हैं अभी, ठीक है। तो इसमें हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना होगा और इसका बेस्ट आंसर होगा C। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो देखो, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ना, वो ये बात तो सही है कि होगा तो हमेशा 5' to 3' में। अब देखो इसमें क्या होता है, ये 3' to 5' है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 बन गया सीधा सीधा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें तो केस थोड़ा सा उल्टा रहता है, इसमें इधर 3 रहता है, इधर 5 प्रेजेंट रहता है। वैसे तो ये सिंथेसिस तो इस DNA का 3 से 5 में ही हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3' प्रेजेंट है, यहाँ पे 5' प्रेजेंट है। हाँ, ये बन के ऊपर से आ रहा है, ऊपर से ये 5' 3' डायरेक्शन पकड़ ले रहा है, लेकिन हेलिक्स नीचे से खुल रहा है। नीचे क्या है? नीचे 3' प्रेजेंट है लैगिंग स्ट्रैंड के, है ना, हेलिक्स नीचे से खुल रहा है, नीचे 3' प्रेजेंट है। तो वैसे अगर हम डायरेक्शन देखें तो 3' to 5' बनी है ना,
समझ रहे हो बात को? अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि डिसकंटिन्यूअसली बनता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में बनता है। लेकिन क्योंकि इसने ये स्टेटमेंट दे दी है तो हमें अब थर्ड आंसर टिक करना पड़ेगा कि दोनों लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम की, हम दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करें कि चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, दोनों 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही बनेंगे। वरना अलग से अगर हमें लैगिंग की बात करनी पड़े तो हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है, 5 से 3 में बनता है, लेकिन इलोंगेशन तो इसका 3 से 5 में हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें हमें बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है जो कि होगा सी ऑप्शन। डाउट्स होंगे तो मुझे बताना, मैं और डिटेल में एक अलग लेक्चर बना दूँगी इस पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन? प्राइमेस लेज आरएनए प्राइमर। अब ये बस सीक्वेंस पूछा कि सबसे पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे पे। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देती हूँ, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो उसे खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हेलिकेज अनवाइंड्स डीएनए एट ओरी, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है वहाँ पे हेलिकेज आता है। ठीक है, तो पहला तो सिर्फ सेकंड ही हो गई, ये दोनों तो अपने सीधे सीधे गलत हो गए। अब हम आगे आते हैं, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले वो अनवाइंड कर देता है, उसके बाद में वो आरएनए प्राइमर ले करता है। अब आरएनए प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो उसे एक्सटेंड करता रहता है आगे। इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो आरएनए प्राइमर को जाके रिमूव कर देता है और ये जो गैप है इसको भर देता है। अब ये गैप को भर दिया, अब इन्हें जोड़ देगा आके डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ये बन जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हों, नहीं कर पाए हैं तो एक बार रिवाइज़ करो, फिर से देखो ये सारा। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगी, ये पीपीटी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इस टाइम पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा वो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मैटर्स।